नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती स्वागत करता हूं आप। आज का ये वीडियो है सिविल इंजीनियरिंग हाउस डिजाइन के बारे में, जिसमें कि हाउस डिजाइन के बारे में बात करेंगे। घर बनाने से पहले हमें किन चीज़ों पे प्लानिंग करनी चाहिए और उसका स्टेप्स क्या क्या होने वाला, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिजाइन टर्म को। द वर्ड डिजाइन मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। मतलब ये डिजाइन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, वो अपनी पसंद के हिसाब से अपना डिजाइन को वो प्रीफर करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउस डिजाइन के लिए सबसे पहला आपका वर्क होता है नक्शा को प्रिपेयर करना। दूसरा आता है आपका स्ट्रक्चर, डिजाइनर से स्ट्रक्चर का डिजाइन करवाना। थर्ड है उसका एलिवेशन को तैयार करना। एंड द लास्ट वन है 3D मॉडल, कि मतलब जब भी आप अपना हाउस का डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि उसका आप अच्छे तरीके से पहले उसका नक्शा प्रिपेयर कर लो। उसके बाद नक्शा बनने के बाद उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवा लो। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप उसका स्ट्रक्चर का पूरे अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं उसके एलिवेशन पे, कि आप जो घर का डिज़ाइन बना रहे हैं उसका एलिवेशन क्या होने वाला है, आपका व्यूज़ कैसा होने वाला है, इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। और लास्ट वन है 3D मॉडल के बारे में, कि मतलब घर बना रहे हैं, घर बनाने के बाद आपका जो घर कैसा दिखने वाला है, उन चीज़ों को हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग पहले उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरा घर बनने के बाद कैसा होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा हाउस डिजाइनिंग का प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसे कैसे करते हैं हम लोग। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट्स, कि क्लाइंट्स आपको क्या क्या बताता है, कि उसको घर का डिज़ाइन बनाना है। घर का डिज़ाइन करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है, वो 2 BHK बनाने वाला है या 3 BHK बनाने वाला है, या फिर वो कितना स्पेस छोड़ना चाहता है, इन चीज़ों के बारे में वो क्लाइंट बताता है आपको। सेकेंड आता है उसकी फंक्शनल इफिशेंसी, मतलब जो भी अगर उसको रूम चाहिए, बेडरूम चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, तो उसकी एफिशिएंसी के आधार पे उस चीज़ों को डिज़ाइन किस तरीके से करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ तीसरा है हमारा वैल्यू फॉर मनी, मतलब जो भी आप डिज़ाइन करने वाले हो, हाउस डिज़ाइन करने वाले हो, वो एक स्पेशल बजट में होना चाहिए। कि मुझे अगर 10 लाख का घर बनाना है तो 10 लाख के बजट में मैं कितने अच्छे से उसका डिज़ाइन कर सकता हूँ, क्या क्या मेरा बन सकता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब जो हम घर बना रहे हैं तो घर बना लिए, तो घर बनाने के बाद हमारा जो उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होने वाला है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करते हैं हाउस डिजाइन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है स्टेप्स इन प्रोजेक्ट। जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपका आता है ब्रीफिंग, कि मतलब आप एक छोटे से संक्षेप में जब हाउस डिजाइन करते हो तो वो कैसा होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में ब्रीफ में बताना। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो उन चीज़ों पे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, कि आपका क्या चीज़ कैसा होने वाला है, आपकी हाइट कितने होने वाली है बिल्डिंग की, आपका प्लिंथ लेवल कितने पे आने वाला है, इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना। साथ ही साथ उसके बाद एक रफ स्केच तैयार करना, कि आप इतने सारी चीज़ कर लिए, आपने ब्रीफिंग कर ली, प्रोजेक्ट का इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसके बाद आप एक रफ स्केच डिज़ाइन बनाते हो। डिज़ाइन बनाने के बाद आप प्लानिंग कंसेंट करते हो, कि मतलब उसके बाद आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है, प्लानिंग कंसेंट, कि आप कहाँ से कैसे बनाना, आप आर्किटेक्चर से प्लानिंग करवाते हो या सिविल इंजीनियर से प्लानिंग करवाते हो, तो इन चीज़ों के बारे में प्लानिंग कंसेंट से मिलना। साथ ही साथ उसका डिटेल में डिज़ाइन करवाना, कि आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होना चाहिए, किस किस तरीके से, तो ये चीज़ें आपका डिटेल डिज़ाइन में आ गया। उसके बाद हम लोग बनाते हैं वर्किंग ड्राइंग्स, जिससे हमें साइट पे जाके काम कराना पड़ता है, कि आसान तरीके से वर्किंग ड्राइंग को देखते हुए हम ईजिली काम करा सकते हैं। तो वर्किंग ड्राइंग्स जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग काम करवाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा टर्म है टेंडर आता है, टेंडर के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइट सिलेक्शन पे किस तरीके से हमारा काम होता है, वो बिल्कुल होगा आपका बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से आपका प्लानिंग भी होगा और उसी के हिसाब से काम चलेगा। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो हम लोग बिल्डिंग का डिज़ाइन करने वाले हैं उस बिल्डिंग में क्या क्या मेरा रिक्वायरमेंट होने वाला है, वो पूरी की पूरी चीज़ हम लोग प्लानिंग में डालते हैं। साथ ही साथ ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग का ओरिएंटेशन क्या होने वाला है, मेरा कौन से फेस का मेरा बिल्डिंग बनने वाला है। साथ ही साथ उसके अंदर कहाँ कहाँ मेरे जो कमरे होने वाले हैं उसका ओरिएंटेशन किस तरीके से होने वाला है,
इन चीज़ों के बारे में हम पूरा का पूरा डिजाइनिंग करते हैं। ये था हमारा कुछ प्लानिंग का हिस्सा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से हम लोग जो डायमेंशन सेट करते हैं वो मेरा क्या होने वाला, उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मिनिमम हाइट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, जो हम घर का डिज़ाइन कर रहे हैं उसका मिनिमम मेरा कितना होना चाहिए हाइट। तो हैबिटेबल रूम्स का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मिनिमम हाइट 2.75 मीटर। मतलब हैबिटेबल क्या हो गया, जो हमारा बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस चीज़ों का मिनिमम हाइट कम से कम आपको 2.75 मीटर होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा किचन की हाइट की बात करें तो किचन का हाइट भी हमारा 2.75 मीटर होना चाहिए। और जो हमारा बाथरूम होने वाला है, बाथरूम का साइज 2.4 मीटर और WC का है 2.4 मीटर। और जो आपका प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल का हाइट कम से कम 300 mm लेके हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम साइज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। ये साइज की बात कर रहे हैं, हमारा जो बिल्डिंग में जो जो पार्ट्स हैं उसका साइज क्या होने वाला है। हैबिटेबल रूम का साइज की बात करें तो इसका मिनिमम विड्थ जो आपको रखना है वो है 2.4 मीटर। साथ ही साथ इसका हैबिटेबल रूम का जो आपका एरिया होने वाला है, मिनिमम एरिया, वो 9.5 स्क्वायर मीटर। साथ ही साथ जो आप ड्राइंग रूम बनाते हो, ड्राइंग रूम का आपका मिनिमम विड्थ की बात करूँ तो मिनिमम विड्थ आप 3 मीटर रखना है। साथ ही साथ इसका जो टोटल एरिया होगा वो एरिया आपका मिनिमम 11 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्टडी रूम बनाते हो तो स्टडी रूम के लिए मिनिमम विड्थ 2.4 मीटर और इसका जो मिनिमम एरिया होने वाला है वो मिनिमम एरिया आपका 9.5 स्क्वायर मीटर रखना है आप। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम साइज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। जो हम लोग किचन बनाते हैं, अगर उसमें मेरा स्टोर रूम भी आ रहा है तो उसका जो मिनिमम विड्थ होने वाला है वो 1.5 मीटर आपको रखना है। साथ ही साथ जो आपका मिनिमम एरिया होने वाला है वो 5.6 स्क्वायर मीटर। साथ ही साथ किचन जो है मेरा, अगर वो सेपरेट है स्टोर से तो उसका मिनिमम विड्थ कम से कम आपको रखना है 2 मीटर। और जो आपका मिनिमम एरिया होगा ये आपको होगा 4.5 स्क्वायर मीटर। साथ ही साथ कहीं और पे क्या होता है कि हमारा किचन डाइनिंग रूम से अटैच होता है, तो उस केस में आपका जो किचन का मिनिमम विड्थ 2.4 मीटर रखना है और आपका जो मिनिमम एरिया होने वाला है वो एरिया आपको रखना है 9.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा मिनिमम साइज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, जिसमें कि ये बाथरूम के बारे में है। बाथरूम का मिनिमम विड्थ आपको कम से कम 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर रखना है और इसका मिनिमम एरिया जो है 1.8 स्क्वायर मीटर है। साथ ही साथ हम लोग अगर कंबाइंड बाथरूम बनाते हैं विथ WC तो उसमें आपका मिनिमम विड्थ 1.2 मीटर और उसका मिनिमम एरिया 1.8 स्क्वायर मीटर रखना है। साथ ही साथ जो WC होता है, WC के लिए आपका मिनिमम एरिया कम से कम 1.1 स्क्वायर मीटर होना ही चाहिए। ये थी आज की वीडियो हाउस डिजाइन के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।